बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फोर पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू उसने दिए हैं और इसको हमने देखना है करेक्ट कौन सा है। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। Distance of a point on the circumference to the center of the circle is called radius, arc, chord, tangent। अब आप खुद बताओगे। देखो, ये मेरे पास एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है एक, और यहाँ पर इसका ये कोई पॉइंट पी ले लिया। ये सर्कमफ्रेंस होता है, बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये पी पॉइंट है कोई भी, और यहाँ पर ये सेंटर है। अगर हम पॉइंट को सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट को सेंटर से मिला दें तो ये क्या चीज बनती है? रेडियस बनता है। इसको रेडियस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियस। दूसरा एमसीक्यू है, रेडाई या रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स आर। एक ही सर्कल के तमाम रेडियस आपस में क्या होंगे? ऑल अनइक्वल, ऑल इक्वल, हाफ ऑफ ईच कॉर्ड, डबल ऑफ द डायमीटर। तो कहता है वो सारे आपस में बराबर नहीं होंगे, सारे बराबर होंगे, या फिर कॉर्ड का आधा होंगे, या फिर डायमीटर का डबल होंगे। तो देखो, एक ही सर्कल के तमाम रेडियस आपस में बराबर होते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मोटरसाइकिल का व्हील ले लो या फिर साइकिल का चक्का ले लो। आप मान लो ये आपके पास एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो इसके जितने भी रेडियस होंगे, यही होते हैं ना रेडियस, के सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक का फासला, वहां पर जो भी पॉइंट लेंगे उसको अगर मिलाएंगे तो रेडियस बनेगा। तो ये जितने भी होंगे ये सारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका ऑल इक्वल करेक्ट आंसर आएगा। अब थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री, ये जो बाउंड्री होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 है, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। ये आर्क होती है। यहाँ पर देखो, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल का कुछ पार्ट आप ले लो, बाउंड्री का कुछ पार्ट, ये पार्ट ले लो आप, या ये वाला सारा ही ले लो पार्ट। तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे, जिसको उर्दू में हम कॉस का नाम देते हैं। ठीक है, तो एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। होता है वो कॉर्ड जो सेंटर से पास हो जाए सर्कल के, वो आपकी कॉर्ड होती है, वो आपका डायमीटर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मिसाल के तौर पर ये हम बना लेते हैं, चले यहाँ बना लेते हैं इसके सामने। ये आपका एक सर्कल है, मान लो, और ये सेंटर है। ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद हों, ये कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड को जैसे जैसे हम सेंटर के पास लाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सेंटर से पास हो जाएगा। तो जब ये कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो उस वक्त ये डायामीटर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डायामीटर। यही उसने कहा है कि वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए उसको क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। नंबर 6 देखो, इन द गिवन फिगर व्हाट इज ए बी। आइए फिगर पे गौर करते हैं, ए बी क्या है। तो ए से जब हम बी पर पहुंचते तो ये हमें क्या नजर आता है? पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा है। तो इसी को तो हम आर्क कहते हैं। तो ये आर्क है। ठीक है, ए से बी, ये आर्क है यहाँ पर। नंबर 7, इन द गिवन फिगर मेजर आर्क इज। कहता है इसमें मेजर आर्क कौन सी होगी? मेजर आर्क वो होती है जो हाफ सर्कल से बड़ी हो जाए। ठीक है, सिंपल सी, हाफ सर्कल से जो बड़ी होगी वो मेजर आर्क होगी। तो देख लेते हैं, ए से बी, ए से बी पर जाए, हाफ सर्कल से छोटी है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। बी से सी, ये भी यहाँ तक थोड़ी है, हाफ सर्कल से छोटी है। बी डी सी, बी से डी और डी से फिर सी, हाँ ये ठीक है, ये हाफ सर्कल से आगे निकल जाती है। यहाँ से कितना बड़ा एरिया है ये। ठीक है, ए डी, ए डी भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी डी सी। और जनरली आप याद रखना कि जब भी मेजर आर्क की बात होगी ना तो उसको डिनोट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे, तभी हम बता सकेंगे कि किस रास्ते से जाना है। अगर अकेला वो बी सी लिख देता तो बी सी तो ये भी बनता है, बी सी ये भी बनता है। तो इसलिए मेजर आर्क को डिनोट करने के लिए हमें एक दरमियान में पॉइंट्स लेना होता है ताकि हमें रास्ते का पता चल जाए कि किस तरफ जाना है। अब ये रास्ता ठीक नहीं है क्योंकि डी उसने शो किया है, तो बी से डी, डी से सी पर जाएंगे तो ये मेजर आर्क बनेगी। ठीक है, अब डैश सर्कल्स कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हम थ्योरम भी पढ़ चुके हैं कि ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, के 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर ना हो, अलग अलग पड़े हों कहीं पर, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल को हम पास करवा सकते हैं। ठीक है,
एक सर्कल को पास करवा सकते हैं। तो इसका 1 आएगा कि 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर ना हो उनको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। तो उनमें से हम सिर्फ एक ही सर्कल को पास कर सकते हैं, दूसरा कभी भी इन तीनों पॉइंट्स में से पास नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 9 देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपको बना के दिखा देता हूँ मैं। मान लो यहाँ पर ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड, ये आपकी एक कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है, ये कॉर्ड है, और मान लो इस कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा, 5 पे आएगा पॉइंट ये वाला। अगर इसका मैं आधा करना चाहूँ तो ये 5 सेंटीमीटर इधर और 5 इधर। अब कहता है यहाँ से जो बाइसेक्टर होगा वो कहाँ से पास होगा, परपेंडिकुलर भी है इस पर, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये सेंटर में से पास होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बाइसेक्ट करना, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देने वाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो 10वां, वह यहाँ कहता है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। एक सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। अगर हम ये वैसे 1 डिग्री की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप सर्कल की बाउंड्री को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लो, बराबर हिस्सों में, तो एक हिस्सा सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा। तो इस तरह टोटल हमारे पास सेंट्रल एंगल कितने बनेंगे, 360 डिग्री बनेंगे, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। आई थिंक आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आई होगी। आपने ये समझ के करने हैं, और याद रखना पेपर में कोई भी आपका एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। आपको समझ के करने चाहिए। बिलफर्ज आपको समझ नहीं लगी, देन आपको करेक्ट आंसर याद होना चाहिए, इसका 360 ठीक होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहते हैं ऑन अ सर्कुलर क्लॉक, एक सर्कुलर क्लॉक है हमारे पास विद द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। द पॉइंट्स फ्रॉम 2 टू 10, यानी जो 2 लिखा होता है क्लॉक पर और जो 10 लिखा होता है, अगर 2 और 10 को आपस में कहता है मिला दें तो फॉर्म अ कॉर्ड दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये साथ ही आप इसको समझ लो। यहाँ पर ये क्लॉक है आपके पास, ठीक है। अब इस क्लॉक का ये रेडियस है, रेडियस का होता है सेंटर से लेकर क्लॉक की बाउंड्री तक का फासला, सर्कुलर, सर्कुलर क्लॉक है ना, तो बाउंड्री तक का फासला ये होगा आपका रेडियस। ये उसने हमें दिया है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहते हैं अगर आप 2 और 10 को आपस में मिला देते, तो मान लो ये 2 वाला पॉइंट इसको हमने ए कह दिया और ये 10 वाला पॉइंट इसको हमने बी कह दिया, तो ए और बी को कहता है जब आप मिलाते हो तो 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड मिलती है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आगे वो कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्लॉक टू द कॉर्ड। कहता है क्लॉक के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, यानी कि ये सेंटर है क्लॉक का, ये ए बी कॉर्ड है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ से एम तक, ठीक है। तो ये फासला हमने मालूम करना है जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है, ठीक है। अब ये आपके पास फिगर है, आप इस फिगर को समझ लो, आप इसका काम इंतहाई आसान है, देखना जरा। अब यहाँ पर देखो कि ये आपके पास ए बी कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ से ये ओ एम क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे और साथ ही साथ यहाँ 90 का एंगल भी बनाए, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, अब ए और बी ये टोटल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओ एम ने इसको ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसका मतलब एम बी, एम से बी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और एम से ए ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाँ, आधा आधा हो गया। अब आपके पास ट्राइंगल बनती है ओ एम ए, ये ट्राइंगल ओ ए एम कर लो, एम ओ ए वो आपकी मर्जी है। ट्राइंगल हमारे पास है ओ एम ए। अब इस ट्राइंगल में अगर चेक किया जाए तो ये 90 एंगल है, 90 एंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको किसी एक को आप बेस कह लो, किसी एक को आप परपेंडिकुलर कह लो, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं ओ एम को, ठीक है। और ये हमारी बेस हो गई, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर लिखोगे कि एज मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए बी ये आपके सामने सारा कुछ, ये हमारे पास कितना है जी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ आप लिखो लेट ओ एम
ये ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर ओ एम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एम बी इक्वल होगा एम ए के। ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे और ये कितना होगा आपस में 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नाउ यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी यूज करेंगे, ओ एम ए ओ एम ए। अब ये ट्राइंगल यूज करेंगे और अब यहाँ आप लिखो यूजिंग ट्राइंगल ओ एम ए, नीचे लिख दो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। पैथागोरस थ्योरम वो हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन ट्राइंगल परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है x है, स्क्वायर आ जाएगा। बेस कितना है 5 है, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस ये आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 36 बना इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी 36 माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36 में से 25 माइनस करोगे तो ये बनेगा 11। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे। वजह यह है कि हम यहाँ पर लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया। अब यहाँ पर 11 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वो कितना आता है, तो हमारे पास आ गया 3.316। 6 को उड़ा देंगे, इसको 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 3.32। अब इसका यूनिट आप लगा दो सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बाकी लेंथ भी हमारे पास सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो कि मेजरमेंट ओ एम या फिर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3.32 सेंटीमीटर। तो यही है हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ कॉर्ड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, वो सर्कल के सेंटर से 4 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। बस बड़ा आसान है, पैथागोरस थ्योरम में यहाँ अप्लाई होगा। कॉर्ड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इसकी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। मान लो ये एक सर्कल है हमारे पास और ये इसका सेंटर O है। ये ए बी एक हमने कॉर्ड बना ली है ए से बी तक, जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और ये ए बी कॉर्ड इस सेंटर से कितने फासले पर मौजूद है, 4 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद है। ठीक है, और ये ओ एम इस वक्त परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर, क्योंकि डिस्टेंस हमने वही लेना होता है जो सबसे कम हो। वैसे तो ओ से इस पॉइंट पर चले जाएं तो भी वो डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर भी यहाँ चलते जाओ आप, लेकिन हमने वो लेना होता है जो सबसे कम डिस्टेंस हो, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ओ एम यहाँ कितना होगा 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो इसको हम सॉल्व कुछ ऐसे करेंगे। यहाँ देखो आप, हम लिखेंगे यहाँ पर कि लेट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ओ एम is perpendicular bisector of AB। ठीक है, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर। इसका मतलब है जब ये ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। सो ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए एम, यानी कि ए से एम और एम से बी, जमा मेजरमेंट एम बी। और यहाँ पर यह भी बात बता देनी है आपने कि मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट एम बी, के ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब 3 ये होगा 3 ही ये होगा। ठीक है, ये एक ये चीज़ हो गई। और साथ में आपने ये भी बता देना है एंड ओ एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखोगे नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए इस ट्राइंगल में। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पर
कि ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, कि ये रेडियस है सर्कल का, एंड ओ ए को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स से, ठीक है। अब यहां पर आप लिखोगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस हमारे पास, उसको हमने एक्स का नाम दिया है, तो एक्स का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, प्लस बेस हमारे पास 3 है, ए से एम तक 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो ये आ गया 25, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप लिखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लो। आपने नेगेटिव यहाँ पर नहीं लगाना, प्लस माइनस लगाते होते हैं ना हम, यहाँ पर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाना। वजह यह है कि ये लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा हमारे पास, ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे लास्ट में, हेंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। बस यही होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इसके मैंने 3D फिगर बनवाने की कोशिश की है। देखो कहते हैं ना सर्कुलर पार्क, ये हमारे पास एक पार्क है सर्कुलर। टू बेंचेस आर प्लेस्ड सो दैट द कॉर्ड्स फाउंड बाय देयर पोजीशंस आर बोथ 10 मीटर लॉन्ग। कहता है ये दो बेंच आपके पास पड़े हुए हैं और दोनों बेंच की कॉर्ड जो है, कॉर्ड क्या होती है, यानी कि अब ये बेंच इस तरह रखे गए हैं कि इन बेंच के जो पाए हैं, जो इनके पाँव हैं, वो सर्कुलर बाउंड्री के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, तभी ये कॉर्ड बनेगी। तो ये इसकी कॉर्ड कितनी बन रही है, ये 10 मीटर बन रही है। इसी तरह एक दूसरा है, यहाँ पर रख लो, इसको यहाँ पर रख लो, जहाँ मर्जी रख लो, कोई मसला नहीं है। अब दूसरा बेंच जो पड़ा हुआ है वो भी सर्कल की बाउंड्री पर इस तरह पड़ा है कि उसके पाँव सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद हैं, और वो जो कॉर्ड बना रहा है उसकी लेंथ भी 10 मीटर है, ठीक हो गया। ये चीज उसने बताई है, प्लेस्ड सो दैट कॉर्ड फॉर्म बाय देयर पोजीशंस आर बोथ 10 मीटर लॉन्ग। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ईच बेंच। हर एक बेंच सेंटर पर जो सेंट्रल एंगल बना रहा है, इसके बारे में कहते हैं आप क्या कहते हो, ठीक है। ये बात हमने बतानी है, इसके बारे में क्या कहना है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जस्ट हमने इसकी रीजन बतानी है, ये आपस में इनका क्या रिलेशन है। तो आइए अब इसको हम लिखते हैं। रीजन क्या लिखोगे, जो 4 थ्योरम हमने पढ़े थे ना, उसमें से एक थ्योरम का यहाँ यूज होने वाला है, जो पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़े थे। अब ये 8.1.8 ये आपके पेज नंबर बुक पे 152 पे मौजूद है। अब यहाँ पर आप इसको बात को समझना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कंग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड बनाते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एट द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। कहता है अगर आपके पास कॉर्ड्स इक्वल है ना एक ही सर्कल में, या फिर अगर एक से ज्यादा सर्कल हैं, तो वो सर्कल बराबर होने चाहिए। उनमें जो भी कॉर्ड्स होंगे, वो जो सेंट्रल एंगल बनाएंगे, सेंटर पर एंगल बनाएंगी, वो भी आपस में इक्वल कंग्रुएंट होंगे, मतलब तकरीबन बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर देखो ए बी और सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में लेंथ में इक्वल हैं। तो इसकी वजह से जो सेंट्रल एंगल बनेगा, यानी एंड पॉइंट्स को मिलाने से, और इसी तरह सी डी कॉर्ड की वजह से जो सेंट्रल एंगल बनेगा, डी को सेंटर से मिला दो, सी को सेंटर से मिला दो, तो ये जो दो एंगल आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम हम यूज करेंगे बस, और इसके हम रीजन लिख देंगे। तो इसकी हम अभी हम रीजन लिखेंगे। यहाँ देखो आप इसको लिखोगे, एज वी नो if as we know equal chords of a circle subtend equal angles at the center of circle, ठीक है। तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाएंगे। अब करना क्या है आपने, ये देखो यहाँ पर इस तरह आप पेपर में सर्कल बनाओगे, यहाँ पर आप दो बेंच बना लोगे और उन दोनों बेंचेस की लंबाई 10-10 मीटर रखोगे। आपने इसको मान लो ये ए है, ये बी है, इसको सी कह लो, इसको डी कह लो, ए बी सी डी इन सभी को आपने सेंटर से मिला देना है, ठीक है। तो ये मैं इसको सेंटर से मिला देता हूँ इस तरह से, और इसको भी आप सेंटर से मिला दो, इसी तरह इसको भी सेंटर से मिला दो, और इसको भी आप सेंटर से मिला दो सी को, ठीक है।
तो ये जो सेंट्रल एंगल बने हैं ये आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, इसको एंगल नंबर 1 कह लो, इसको एंगल नंबर 2 कह लो। ठीक है, तो यहाँ लिखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सो ठीक है, आप यहाँ लिख दो सो मेजरमेंट एंगल ए, इसको ओरिजिन को वो कह दो, ए ओ बी, या वैसे आप मेजरमेंट एंगल एक भी कह सकते हो, इज इक्वल टू, अच्छा मेजरमेंट एंगल सी ओ डी, या मेजरमेंट एंगल आप दो भी कह सकते हो। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर होगा और कुछ नहीं यहाँ करना। हमने बता दिया है कि अगर कॉर्ड्स सर्कल में इक्वल होती हैं तो उनकी वजह से जो सेंट्रल एंगल बनते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जन्नत इज डिजाइनिंग अ ट्राइंगुलर गार्डन। कौन सा गार्डन है, ट्राइंगुलर शेप का, मतलब इस शेप का होगा। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल बनेगी, वो ये शेप भी हो सकती है, कुछ भी। ट्राइंगुलर गार्डन, जन्नत एक डिजाइन करने जा रही है ट्राइंगुलर गार्डन को विद कॉर्नर एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब ये ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हम एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर लोकेट किया करते थे, याद हो अगर आपको, कि ए पॉइंट कहाँ आएगा, बी कहाँ आएगा, सी के एक्स 2 है, वाई 1 है, तो हम एक्स की तरफ 2 पॉइंट्स जाते थे, वाई की तरफ 1 जाते थे, फिर इनको मिलाते थे। ठीक है, खैर अब यहाँ वो सीन हमने नहीं करना। अच्छा, ये ऐसे था, तो ट्रायंगुलर गार्डन वो बनाने जा रही है, 3 पॉइंट्स है उसके पास। कहता है कैन शी इंस्टॉल अ सर्कुलर फाउंटेन दैट टचेस ऑल 3 कॉर्नर। कहता है क्या वो एक इस ट्रायंगुलर गार्डन में कोई ऐसा फाउंटेन लगा सकती है कि उस फाउंटेन से तीनों पॉइंट्स तक, तीनों कॉर्नर तक वो पानी जाए, वो इंस्टॉल कर सकती है ऐसा फाउंटेन जो टचेस करे ऑल 3 कॉर्नर्स को। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सिंपल यस होगा। यहाँ पर थ्योरम कौन सा, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है, यह पेज नंबर 147। ठीक है, ये 147 हमारे पास पेज नंबर है। तो इस पर ये फर्स्ट ही थ्योरम हमारे पास है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर ना हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लो 3 पॉइंट्स ले लेते हैं हम, ए बी सी। अब ये देखो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर मौजूद हैं, तो ये नॉन कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन पर वाक़ई हों। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन पर वाक़ई ना हों। अब चेक कर लो इनको, एक ही लाइन पर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से हमें पता है कि कितने सर्कल पास हो सकते हैं, एक ही सर्कल पास हो सकता है। अब हमने ये शो करवाना है कि आया ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं भी या नहीं। अगर तो ये हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो हम कह देंगे कि भाई इसमें से सर्कल पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही लाइन पर मौजूद होंगे। तो एक लाइन में आप किस तरह सर्कल को पास करवाओगे। हाँ, अगर ये एक ही लाइन पर मौजूद ना हुए, मतलब नॉन कोलिनियर हुए, देन हम कह सकते हैं कि इनमें से एक सर्कल पास कर सकता है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर बुक वाले ने, अगर आप एग्जाम्पल को देखो तो यही एग्जाम्पल का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे, हमें दिए गए हैं, आपने तीनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकाल लेनी है। पहले 2 पॉइंट्स की, फिर अगले 2 पॉइंट्स के स्लोप निकालोगे। अगर तो वो दोनों स्लोप पे बराबर आ जाती हैं, फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स लीनियर हैं। अगर स्लोप बराबर नहीं आती तो फिर पॉइंट्स लीनियर नहीं है। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, देखो यहाँ पर, नाउ वी विल चेक either points are collinear और नॉट। ठीक है, पहले तो हम ये चेक करते हैं कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं भी या नहीं। अगर तो कोलिनियर हुए तो फिर हम कह देंगे कि ये हाँ जी, इनमें से सर्कल पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्लोप निकालनी होगी। स्लोप स्लोप कैसे निकालते भी मैं बताता हूँ आपको, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये क्या बुलाए हैं, ये पॉइंट, इसका आप इसको कह लो x1, इसको कह लो आप y1, इसको आप x2 कह लो, इसको आप y2 कह लो। ठीक है, तो अब यहाँ हम सिंपल वैल्यूज रख देंगे। अब y2 आपके पास 4 है, माइनस y1 कितना है जी, 1 है, ओवर x2 4 है, माइनस x1 कितना है, 2 है। तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 3 ओवर 2, ये एक स्लोप आ गई। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे स्लोप
ऑफ ए बी, अब बी सी ये करेंगे, ठीक है। अब बी सी के लिए हम इसको x1 y1 कह देंगे, इसको x2 y2 कह देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम करेंगे, अगेन यही फार्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, आप इसको x1 y1 कह लो, इसको x2 y2 कह लो, या इसको x1 y1 कह लो, इसको x2 y2 कह लो, मसला नहीं है, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। अब y2 हमारे पास कितना है, अब y2 इसको अब हम मानेंगे 5 माइनस y1 4 ओवर x2 1 माइनस 4, ठीक है, x1 4 है, तो 5 माइनस 4 ये कितना हो गया जी 1 ओवर माइनस 3, तो ये आ गया -1/3, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं है। अब लिख दो एस स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। स्लोप आपस में इक्वल नहीं है, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। इसके बाद आप लिख दोगे हेंस ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बस आपने ये लिख देना, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स दिए गए होंगे आपने उसकी स्लोप निकाल लेनी है, दोनों की स्लोप अगर इक्वल आ जाती हैं फिर आपने कहना जी, अगर ये बराबर हो जाता है फिर आपने कहना नहीं, यहाँ हम तीनों पॉइंट्स में से एक सर्कल भी पास नहीं कर सकते। अगर ये बराबर नहीं आती देन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पर मौजूद नहीं होंगे, तो जब एक लाइन पर मौजूद नहीं होंगे तो उनमें से हम एक सर्कल को पास कर सकते हैं। तो यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कहते हैं टू कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस ईच मेजर 18 सेंटीमीटर इन लेंथ। दो कॉर्ड्स हैं, दोनों की लेंथ 18 सेंटीमीटर है। इफ द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, कहता है पी क्यू कॉर्ड की सेंटर से दूरी 7 सेंटीमीटर हो, डिस्टेंस उसने दे दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आर एस फ्रॉम द सेंटर, तो जो आर एस कोड है इस ये सेंटर से कितना दूर होगी ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है वो यही है कि पी क्यू आर एस ये दो हमारे पास कॉर्ड्स हैं और दोनों की लेंथ 18 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल की ये दो कॉर्ड्स हमने ले ली हैं पी क्यू एंड आर एस, और दोनों की लंबाइयां कितनी कितनी है 18-18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहता है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम सेंटर, अब पी क्यू का उसने डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है जब भी डिस्टेंस की बात हो। अब वो कहता है अब ये बताइए डिस्टेंस ऑफ आर एस फ्रॉम सेंटर कितना होगा, कि ये आर एस इस सेंटर से कितना दूर है, ये एक्स हमने फाइंड करना है। इसमें जो बेसिक थ्योरम यूज हुआ है, जिसकी स्टेटमेंट यूज होनी है वो ये है, आपकी बुक पे पेज नंबर 149 पे ये 8.1.4, इसको आप देखो, कहता है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर एक ही सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल हो जाती हैं, तकरीबन बराबर हो जाती हैं, कंग्रेंट हो जाती हैं, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर से बराबर फासले पर होंगी, ठीक है। तो ये थ्योरम हम यूज करेंगे यहाँ पर भी देखो कि ये दोनों कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं आपस में और एक ही सर्कल के अंदर हैं, तो दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से फासला बराबर होगा। अगर ये पी क्यू कॉर्ड सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है तो आर एस कॉर्ड भी सेंटर से 7 सेंटीमीटर ही दूर होगी। वजह ये है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं और सेम सर्कल के अंदर हैं, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, अब इसको लिख दो as we know if two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant distance from center of the circle, ठीक है। दे विल बी इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, बस ये आपने लिख देना है। तो इसके बाद आप लिख दोगे सो आर एस इज 7 सेंटीमीटर
अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। बस ये लिख दिया, आप लिख दो इस तरह, सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कॉर्ड आर एस इज 7 सेंटीमीटर, इस तरह लिख दो। तो जैसे आपकी मर्जी लिख दो। तो यही है हमारा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो देखो यहाँ पर कहता है अ ट्री ब्रांच, एक ब्रांच है मतलब एक शाख है दरख्त की, लाइज अक्रॉस अ सर्कुलर पॉन्ड, जो कि एक सर्कुलर पॉन्ड तालाब पर मौजूद है, फॉर्मिंग अ 20 मीटर कॉर्ड, यानी कि वो इस तरह रखी गई है कि वो 20 मीटर लंबी कॉर्ड बनाती है। अ मेजरिंग रॉड हैविंग लेंथ 10 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो तालाब के सेंटर से एक 10 मीटर लंबा रॉड परपेंडिकुलर रखा गया है कॉर्ड के ऊपर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पॉन्ड। तो हमने तालाब का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी फिगर कुछ इस तरह बनेगी। मान लो ये आपके पास एक सर्कुलर पॉन्ड है, एक तालाब है, और ये आपके पास ए बी, ये आपके पास एक शाख, एक डंडा रखा हुआ है, दरख्त की शाख रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर रॉड रखा हुआ है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, जबकि ये जो आपकी शाख है दरख्त की, इसकी लेंथ 20 मीटर है, और इसके ऊपर एक रॉड रखा है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। अब वो ये कहता है कि आप इस सर्कुलर पॉन्ड का रेडियस फाइंड करो, यानी हमने मालूम करना है ओ ए या फिर हम मालूम करेंगे ओ बी, ठीक है। तो किया क्या हमने कि ए बी हमने ये कॉर्ड ले ली है 20 मीटर, और ये आपके पास 10 मीटर ओ एम, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड, कि परपेंडिकुलर जो भी बाइसेक्टर होगा किसी कॉर्ड के ऊपर, वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। यानी ओ एम अगर यहाँ पर 90 का एंगल बनाता है और ये सेंटर से जा रहा है, तो लाजमी तौर पर ए से एम ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और एम से बी ये भी 10 मीटर होगा, सॉरी मीटर लेंगे इसका यूनिट, टोटल 20 मीटर है ना ये। ओ एम क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और हम ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट, कि ये इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है कॉर्ड को, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 मीटर ही ये होगा और 10 मीटर ही ये होगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सोल्यूशन, अब आप लिखो एस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी कॉर्ड, ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो अब आप लिख सकते हो कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, के ए एम बराबर होगा एम बी के, क्योंकि इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कितने होंगे, 10 10 मीटर के हो जाएंगे, 20 का हाफ कर दोगे आप, ठीक है। अब ए एम आपके पास 10 मीटर आ गया, ओ एम आपको पहले ही रॉड गिवन है 10 मीटर लेंथ है, और हमने मालूम करना है ओ ए मतलब रेडियस ऑफ द पाउंड। अब चेक करो ये ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है यहाँ पर। तो अब आप लिखोगे यहाँ पर नो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए, जहां से मर्जी शुरू कर लो, ए ओ एम कर लो, एम ओ ए कर लो, जैसे आपको इजी लगे, ओ एम ए। अब इस ट्राइंगल को हम यूज करेंगे, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम ए। अब मान लो लेट रेडियस इज इक्वल टू ओ ए, के रेडियस हमारे पास ओ ए है, ठीक है। अब आप लिखो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, पैथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। वो क्या होता है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो हमने मालूम करना है, ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, ये बेसिकली हाइपोटेनियस ही हमने मालूम करना है। तो इसको आप ओ ए लिख दो इस तरह से, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस बेस आपका कितना है, ये बेस बनेगा, ये भी 10 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए आपके पास आ जाएगा ये 100 प्लस 100, तो ये होगा जी 200, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए आपके पास आ जाएगा 200 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है ना, तो इसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कर लिया। अब 200 का स्क्वायर रूट हम देख लेते हैं कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 200,
तो ये आ गया 14.14। ओ ए इज इक्वल टू 14.14 और इसका यूनिट हम मीटर रखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख दोगे हेंस रेडियस ऑफ द पॉन्ड इज 14.14 मीटर, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट हमारे पास है, अ स्टील बार 6 मीटर लॉन्ग लाइज इनसाइड अ सर्कुलर स्ट्रक्चर विद एंड्स ऑन द सर्कल। 6 मीटर लंबी हमारे पास एक स्टील बार है और उसको हमने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पर रखा है। इस तरह के बार के एंड पॉइंट सर्कल पर मौजूद हैं। इट इज बाइसेक्टेड बाय अ परपेंडिकुलर रॉड फ्रॉम द सेंटर। सर्कल के सेंटर से एक और रॉड आती है जो इस 6 मीटर लॉन्ग रॉड को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बार इज 4 मीटर। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की लेंथ उसने सिंपल बता दी है 4 मीटर है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। मान लो ये आपके पास एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये वाला सारा ही, और ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। और ये हमारे पास एक स्टील बार है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर मौजूद हैं। और मान लो ये आपके पास ए बी ये एंड पॉइंट्स हैं स्टील बार के, ठीक है। ये 6 मीटर लॉन्ग है और ये कॉर्ड बन गई है। कॉर्ड होती वही है, वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर मौजूद हो, वो कॉर्ड होती है। अब वो कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रही है ये, मतलब इस 6 मीटर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। मतलब 3 यहाँ रह जाएगा, 3 मीटर यहाँ रह जाएगा और 3 मीटर ही यहाँ रह जाएगा, ठीक है। हाफ हो गया ना। ये पॉइंट मान लो आपके पास एम है। अच्छा, अब क्या कहता है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये हमने फाइंड करना है। ओ ए बी रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, ओ बी भी रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, जो दिल करे ले लो। तो मैंने ओ को ए से मिला दिया। इस तरह हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल मिली ओ एम ए, ये वाली ट्राइंगल मिल गई, ठीक है। तो अब इसको करना कैसे है, अब यहाँ पर आप लिखो, देखो अब आप लिखो यहाँ पर कि एस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओ एम इज परपेंडिकुलर ए बी, और ए बी यहाँ पर क्या है, कॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप लिख दोगे यहाँ पर, सो ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। 6 का हाफ हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है वो। और साथ में आप लिख दो कि ओ एम ये हमारे पास 4 मीटर है। अब इसके बाद आप लिख दो कि नो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज करेंगे, यहाँ पर 90 का एंगल मौजूद है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, इसमें हमने फाइंड करना है ओ ए, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अब आप लिखोगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, वो कहता है दी इन ट्राइंगल ओ एम ए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई। अब बे हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो 90 एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस होता है, 90 एंगल के बिल्कुल सामने। तो ओ ए ये रेडियस ऑफ द सर्कल, एक्चुअली ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। और इसमें से 4 को आप भले परपेंडिकुलर कर दो, भले बेस कर दो, परपेंडिकुलर करना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बुक वाले ने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम दिया है। तो हाइपोटेनियस की जगह हम ओ ए लगा देंगे, बेस की जगह हम 3 लगा देंगे, ये वाला 3 आ जाएगा, ये वाला 3, ठीक है। और परपेंडिकुलर की जगह ये 4 आ जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 25 आ गया ऐड करने से, ठीक है। तो इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर है ना, तो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से ओ ए हम नेगेटिव यहाँ से नहीं लगाएंगे क्योंकि रेडियस या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया जी, 5 मीटर। तो ओ ए यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दोगे हेंस
रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर इज 5 मीटर। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हुई। यहाँ से रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और ये पहले 10 एमसीक्यूज है। याद रखना, ये एमसीक्यूज आपने लाजमी करने हैं। मैंने एक एक करके आपको अच्छे से समझाया है, और ये अगर चाहते हो कि आपके मैथ में फुल बटा फुल मार्क्स आए तो आपको एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। इसमें से एक भी गलत हो गया तो याद रखना आपके फुल मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है, और ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो और बड़े छोटे छोटे से हैं, इनको आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। फिर भी कहीं से समझ ना आई हो, कोई आपके जहन में मिसकंसेप्शन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। आप मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी है अल्लाह के हुक्म से कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। इंशाल्लाह आप चैप्टर नंबर 9 में मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।